मई 1984 आर्मी चीफ एएस वैद्या बड़ी हफरा तफरी में आधी रात को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आवास पर पहुंचते हैं। थोड़े इंतजार के बाद वैद्या पीएम इंदिरा से मिल पाते हैं और उन्हें देखते ही पीएम कहती हैं, वैद्या साहब, ऐसा क्या काम आन पड़ा जो आपको इतनी रात को आना पड़ा? अरुण श्रीधर वैद्य। मैडम पीएम, पंजाब के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर पर अपना कब्जा जमा लिया है और वो सरेआम खालिस्तान की मांग कर रहा है। हमें जल्दी लेकिन सावधानी से कुछ कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ण मंदिर से पूरे सिख समुदाय की आस्था जुड़ी हुई है। पीएम इंदिरा भी हालात की नाजुकता को समझ जाती हैं और तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग आधी रात को ही बुला लेती हैं। कुछ देर बाद मीटिंग शुरू होती है, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल कृष्णस्वामी सुंदर जी, राजीव गांधी और कुछ आला अधिकारी मौजूद थे। कई देर तक चली इस मीटिंग में काफी विकल्पों पे चर्चा की जाती है और अंत में भिंडरावाले को फौज की मदद से मार गिराने का फैसला लिया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर वो क्या कारण थे जिनके चलते कांग्रेस द्वारा राजनीति में लाया गया भिंडरावाले उन्हीं का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। इसके अलावा हम ऑपरेशन ब्लू स्टार की वो हिडन डिटेल्स जानेंगे जो आज तक दुनिया की नजरों से छुपी हुई है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अब अनअकैडमी का यूपीएससी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है फॉर 12 months at 23,499 and for 18 months at 24,999। दोस्तों, ये वही सब्सक्रिप्शन है जिसने 70 प्लस सिलेक्शन दिए थे यूपीएससी सीएससी 2023 में। तो अगर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ना चाहते हैं तो इस 60% ऑफ वाले ऑफर को जरूर अवेल कीजिएगा। यूज कीजिए कोड वर्ल्ड अफेयर्स। और अगर आप नहीं क्रैक कर पाते हैं यूपीएससी सीएससी 2026, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपको मिल सकता है एक फ्री एक्सटेंशन फॉर द नेक्स्ट ईयर। और ये अवेल करने के लिए ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इस प्रोग्राम की, इसे जरूर पढ़िए। यह ऑफर 1 से 4 जनवरी तक अवेलेबल है। अब वीडियो पर वापस आते हैं। दरअसल 1947 के विभाजन के दौरान पंजाब का बड़ा हिस्सा, जैसे लाहौर और सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल ननकाना साहिब, पाकिस्तान में चला गया था। इसके अलावा विभाजन ने मुसलमानों को पाकिस्तान और हिंदुओं को हिंदुस्तान दिया था, लेकिन कुछ सिख नेता जो आज़ादी से पहले अपने लिए एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे, उन्हें आज़ादी के बाद कोई अलग राष्ट्र नहीं मिला था। इस स्थिति ने सिख समुदाय के लोगों में ऐसी भावना पैदा कर दी कि उनका धर्म और संस्कृति तो खतरे में पड़ रहा है। इसी कारण पंजाब को खालिस्तान बनाने की मांग रफ्तार पकड़ने लगती है। भारत में ये हो रहा था और उधर पाकिस्तान इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता था। वो खालिस्तान मूवमेंट को पैसे और हथियार देने में हल्का भी नहीं हिचकता है, ताकि भारत कमजोर पड़े और वो एक झटके में पूरे पंजाब पे कब्जा कर ले। अभी हम आगे देखेंगे पाकिस्तान की ये चाल कैसे और ज्यादा उग्र होकर उभरने वाली थी। एक तरफ ये हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ 1950 के दशक में भारतीय संविधान को लागू किया जाता है। संविधान में सिखों को हिंदुओं के अंडर डिफाइन किया जाता है और पंजाब के एक वर्ग को ये बात हरगिज गवारा नहीं देती है। इस वर्ग में मास्टर तारा सिंह और शिरोमणि अकाली दल शामिल थे। ये सिख धर्म के अस्तित्व को बचाने के लिए पंजाबी सूबा नाम के एक आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। इस आंदोलन में ये एक अलग राज्य की मांग करने लगते हैं। दूर से देखने में ये सिर्फ अलग राज्य बनवाने का आंदोलन लग रहा था, लेकिन इनका इरादा था कि अलग राज्य बनते ही उसे धीरे धीरे खालिस्तान में बदल दिया जाए। अब इनका आंदोलन काफ़ी समय तक चलता रहता है और आखिरकार केंद्र सरकार भी इनकी मांग को स्वीकार कर लेती है। 1 नवंबर 1966 को इंदिरा गांधी की सरकार पंजाब का विभाजन कर देती है। इसके तहत हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का गठन किया जाता है। वहीं पंजाबी बोलने वाले सिखों को पंजाब दिया जाता है। भारत सरकार ने अलग राज्य बनाने की मांग तो मान ली थी और अकाली दल और कुछ खालिस्तानियों को लगने लगा कि भारत सरकार पे उनका काफ़ी दबाव है। इस बात का फ़ायदा उठाकर वो अलग देश बनाने की मांग पे और जोर देने लगते हैं। इसी कारण 70 के दशक की शुरुआत में चरण सिंह पंछी और डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान खालिस्तान मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। कुछ साल तक पंजाब को अलग देश बनाने की मांग को लेकर आंदोलन चलते रहते हैं। फिर 1978 में
सब बदल जाता है और इस दशक के सबसे बड़े खलनायक जरनैल सिंह भिंडरावाले की एंट्री होती है। 1978 में जरनैल सिंह भिंडरावाले को दमदमी टकसाल का प्रमुख चुना जाता है। दोस्तों, निरंकारी सिंह समुदाय और दमदमी टकसाल में सालों से गहरी दुश्मनी चलती आ रही है। 1978 में सिख निरंकारी दंगे होते हैं जिसमें भिंडरावाले खुलेआम निरंकारियों के खिलाफ बोलता है। इससे भिंडरावाले की सिख समुदाय में अलग ही पहचान बनने लगती है। दोस्तों, ये वो समय था जब पंजाब के पॉलिटिक्स में अकाली दल का बोलबाला था। कांग्रेस अकालियों के बोलबाले को कम करने के लिए भिंडरावाले का इस्तेमाल करने का प्लान बनाती है। अभी आगे हम जानेंगे कि कैसे ये प्लान इनके ही गले की हड्डी बनने वाला था। 1980 में कांग्रेस अपने प्लान से अकाली दल को इलेक्शंस में हरा देती है। अब अकाली दल सिख वोट दोबारा बटोरने के लिए पुरानी चाल चलती है। वो सिखों को भड़काती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल उनके हक का नहीं सोचती है, इसलिए खालिस्तान ही एकमात्र सॉल्यूशन हो सकता है। इसी के साथ भिंडरावाले ने खुद की पहचान बहुत मजबूत कर ली थी और खालिस्तान बनने पर पूरा पंजाब उसके कब्जे में आ ही जाता। इसी कारण अकाली दल और भिंडरावाले हाथ मिला लेते हैं और भारत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। भिंडरावाले सिखों को उग्र करने के लिए गांव-गांव जाकर भड़काऊ भाषण देता है जिसमें साफ कहता है कि हिंदुओं को खत्म करके ही खालिस्तान बनवाया जा सकता है। इसी की भड़काऊ सोच के कारण कट्टरपंथी सिख उसके साथ जुड़ने लगते हैं। इससे पंजाब में हिंसा की ऐसी आंधी चलने वाली थी जिसके निशान आज तक आंखें नम कर देती है। 1981 में भिंडरावाले के साथियों ने हिंदू अखबार के संपादक और सिटिंग एमपी लाला जगत नारायण की बेरहमी से हत्या कर दी, क्योंकि ये अक्सर भिंडरावाले और उसके विचारों की आलोचना करते थे। सिटिंग एमपी की मौत से पंजाब में अलग ही दहशत फैल गई और पंजाब पुलिस भिंडरावाले को गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि सबूत ना होने के चलते उसे जल्द ही छोड़ना पड़ता है, लेकिन अब पंजाब में हालात तेजी से बिगड़ने लगते हैं। अप्रैल 1982 में कुछ हिंदू मंदिरों में गायों के सिर और उनके अलग अलग अंग फेंके जाते हैं। यह सिर्फ शुरुआत थी और भिंडरावाले इस बात को अच्छी तरह से समझता था। आगे जो वो करवाने वाला था वो पंजाब को सिविल वॉर की तरफ धकेलने की क्षमता रखता था। इसी कारण वो सबसे पहले अपना सर महफूज रखने के लिए स्वर्ण मंदिर में पनाह लेने का फैसला लेता है। उसे पता था स्वर्ण मंदिर में हर सिख की आस्था जुड़ी है और वहां से हिंसा फैलने पर कोई उस पर उंगली भी नहीं उठा सकता। भिंडरावाले जुलाई 1982 में आसानी से स्वर्ण मंदिर में स्थित गुरु नानक निवास में रहने लग जाता है, क्योंकि इसकी अनुमति गुरुद्वारा समिति से लेनी थी और वो अकाली दल के कब्जे में पहले से ही थी। इसके बाद पंजाब में दिन दहाड़े गोलियां चलने लगती हैं। सितंबर 1983 में जगरांव नाम के इलाके में अपने घर के बाहर सैर कर रहे हिंदुओं को खालिस्तानियों द्वारा दिन दिहाड़े मौत के घाट उतार दिया जाता है। अक्टूबर में कपूरथला से गुजर रही एक बस में सवार 6 हिंदुओं को खालिस्तानी बेरहमी से भून कर रख देते हैं। 3 हिंदुओं को चंडीगढ़ में, 1 को पटियाला और 4 को मोगा में खालिस्तानी बेरहमी से मार देते हैं। हद तो तब हो गई जब इसी साल खालिस्तानी स्वर्ण मंदिर के बाहर पंजाब पुलिस के डीआईजी अवतार सिंह अटवाल को ही गोलियों से भून देते हैं। अब आम नागरिक से लेके पुलिस के आला अधिकारी तक सब खालिस्तान के डर से दहकने लगते हैं। बात हाथ से निकलती देख केंद्र सरकार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर देती है। जहां सरकार को लगता है कि शायद अब स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी, वहीं हकीकत में भिंडरावाले की ऐसी दहशत थी कि कोई उसकी खबर तक देने से डरता है। आए दिन स्वर्ण मंदिर के पास बने नालों में से बोरियों में लाशें जो मिलती रहती हैं। इसी डर का फायदा उठाकर भिंडरावाले पुलिस से लेके पंजाब इंटेलिजेंस तक सब जगह अपने खबरी भर्ती कर रहे थे। एक तरफ स्वर्ण मंदिर को अपना बेस बनाकर वो पंजाब पर ऐसी पकड़ बना लेता है, दूसरी तरफ उसके गुर्गे हिंदुओं को लगातार नरसंहार करते रहते हैं। फरवरी 1984 में खालिस्तानी 6 हिंदुओं को बॉम्ब से उड़ा देते हैं। इसी महीने न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपती है कि खालिस्तानियों ने एक ही दिन में 27 हिंदुओं को बुरी तरह चोटिल और 11 को मार दिया है। केंद्र सरकार इन सबको आंख मूंद कर देख तो रही थी और शायद कुछ महीने और देखती रहती, मगर इसी बीच केंद्र सरकार को एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है कि भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर में शरण लेने के साथ पाकिस्तान से बहुत बड़ा हथियारों का जमावड़ा भी इकट्ठा कर लिया है। इसके अलावा खालिस्तानी ऑटोमेटिक हथियारों के साथ दिन भर स्वर्ण मंदिर का पहरा देते हैं। ये भी एक तरफ, क्योंकि इस रिपोर्ट में आगे खुलासा होता है कि भिंडरावाले का प्लान है कि 5 जून को पंजाब के MLA को मारेगा और बड़े स्केल पे हिंदू सिख दंगे भड़का के सिविल वॉर की शुरुआत कर देगा।
अब केंद्र सरकार को भी समझ आ गया था कि जल्द ही कुछ नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब पंजाब भारत से अलग हो जाएगा। इन्हीं हालातों के चलते आर्मी चीफ वैद्य पीएम इंदिरा से मिलने आए थे और उस दिन जब मीटिंग में सेना का इस्तेमाल करने का फैसला लिया जाता है तो उसके अगले ही दिन कुछ ये घटता है। 31 मई 1984 मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़ मेरठ में स्थित अपने घर में परिवार के साथ बैठकर घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। आखिर उन्हें एक दिन पहले छुट्टियां जो मंजूर हुई थी, तभी अचानक उनके फ़ोन की घंटी बजती है और फ़ोन के उस तरफ से जो आवाज़ आती है वो देश के इतिहास में दर्ज हो जाने वाले वाक्य का कारण बन जाती है। दरअसल बराड़ को तुरंत वेस्टर्न कमांड यानी कि चंडी मंदिर आर्मी बेस पे पहुंचने के आदेश मिल जाते हैं। बराड़ तुरंत मेरठ से दिल्ली और वहां से पहली फ्लाइट पकड़ चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। 1 जून 1984 सुबह की पहली किरण के साथ बराड़ चंडी मंदिर बेस पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही बिना आराम किए वो वॉर रूम की तरफ निकल जाते हैं। वॉर रूम पहुंचते ही वो आर्मी चीफ वैद्य, लेफ्टिनेंट जनरल मेहता और एक इंटेलिजेंस अफसर को उनका इंतजार करते हुए पाते हैं। जनरल बराड़ को कमरे में घुसते ही उन्हें दीवार पर लगे अमृतसर के नक्शे की तरफ देखने को कहते हैं। बराड़ कुछ समझते उससे पहले मेहता एक सिटक उन्हें कुछ प्लान समझाने लगते हैं। मेहता की बात अब खत्म होने को आई थी और बराड़ अब थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं, मगर इससे पहले वो कुछ कहते वैद्य बराड़ के पास आकर उनकी आंखों में देखकर कहते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार। इतना सुन बराड़ लगभग चीजें समझ चुके थे। इसके बाद कमरे में करीब 3 से 4 घंटे तक ब्रीफिंग चलती है। बराड़ को ऑपरेशन की बारीकियों से लेके स्वर्ण मंदिर के नक्शे तक सब समझाया जाता है। अब मीटिंग अंत होने को आई थी और वैद्य एक आखिरी बार बराड़ की तरफ देखते हुए कहते हैं, अगर हमसे देरी हुई तो पंजाब भारत से अलग हो जाएगा और उधर पाकिस्तान इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बराड़ भी ऑपरेशन का महत्व समझ चुके थे और ब्रीफिंग के तुरंत बाद बराड़ अपनी सबसे बेहतरीन टुकड़ियों के साथ अमृतसर के लिए रवाना हो जाते हैं। 4 जून 1984 इन दिनों अमृतसर में कर्फ्यू लगा हुआ था और सड़कों पर मानो मातम ही छाया हुआ था। बराड़ और उनके साथ 9 इन्फेंट्री डिवीजन, गार्ड्स रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट के करीब 70,000 फौजी अमृतसर की सड़कों पे उतर जाते हैं। फौज का इरादा साफ था, जल्द से जल्द खालिस्तानियों को मारना और कम से कम स्वर्ण मंदिर को नुकसान पहुंचाना। इसी के चलते बराड़ कोशिश करते हैं कि खालिस्तानियों को डराया जाए और सरेंडर करवाने की कोशिश की जाए। आर्मी स्वर्ण मंदिर की 4 दीवारी के इर्द गिर्द बने घरों में मशीन गन का डेरा लगाती है और मंदिर के हर दरवाजे पे भारी संख्या में पहरा देने लगती है। इसके साथ लाउड स्पीकर्स में पंजाबी में बुलवाया जाता है कि सरेंडर करने में ही भलाई है। फौज की कोशिश और उम्मीद थी कि खालिस्तानी खुद को इतनी बड़ी फौज से घेरे हुए पाकर शायद मानसिक तौर पर कमजोर पड़ जाएं और हथियार डाल दें। हथियार डालना तो दूर, मंदिर के मुख्य दरवाजे से थोड़ी दूर बंकर जैसे ढांचे बनाए बैठे खालिस्तानी धड़ाधड़ गोलियां और ढेरों ग्रेनेड बरसाने लग जाते हैं। मगर वो भूल चुके थे कि सामने भारतीय सेना है, वो दुश्मन को मनचाहा उपहार देने के लिए सक्षम है। बाहर से हमारी सेना माउंटेन गन का इस्तेमाल कर खालिस्तानियों के इन ढांचों पे गोले बरसाने लगती है। लेकिन फौज के लिए ये इतना सरल नहीं था, क्योंकि उस दिन हवा काफी ज्यादा चल रही थी, जिस कारण हल्की सी चूक हुई तो गोले खुद हमारे फौजियों पे गिर सकते थे या मंदिर के मुख्य ढांचे को लग सकते थे। दोनों ही चीजें फौज हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब लगभग पूरा दिन ऐसे ही शेलिंग होती है और बड़ी सावधानी से खालिस्तानियों के ये कच्चे बंकर्स की संख्या कम होने लगती है। 5 जून बराड़ का प्लान था कि खालिस्तानियों को ऐसे ही अंदर तड़पने दिया जाए, लेकिन उनको इनपुट मिलती है कि ऑपरेशन जल्द से जल्द खत्म करना होगा। लगभग पूरे पंजाब से भीड़ इकट्ठा होकर अमृतसर की तरफ आगे बढ़ रही है और उनका उद्देश्य फौज पे हमला करने का था। अब ना चाहते हुए बराड़ पे सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, फौजियों को अंदर भेजना। 40 सबसे बेहतरीन फौजियों की टुकड़ी को अंदर भेजा जाता है। दरअसल मुख्य मंदिर वाला जो एरिया है, जिसमें अकाल तख्त भी आता है, उससे थोड़ा दूर एक सराय है। इन दोनों के बीच एक गलियारा है और हमारे फौजी इस गलियारे पे कब्जा करना चाहते थे, ताकि मुख्य मंदिर में छिपे भिंडरावाले का सराय में ऑटोमेटिक हथियार लेके बैठे खालिस्तानियों से कट ऑफ किया जा सके। ये 40 फौजी जैसे ही इस गलियारे में पहुंचते हैं, इन्हें मंदिर के अलग अलग हिस्सों में छुपे खालिस्तानियों की बेशुमार गोलियों का शिकार होना पड़ता है।
जिसके चलते 19 बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और 3 तो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे तैसे करके जख्मी फौजी बाहर निकाले जाते हैं और उधर बरार समझ जाते थे कि अब पीछे हट के काम नहीं चलेगा। तुरंत बहुत सारी छोटी छोटी टुकड़ियों को मंदिर के अलग अलग गेट से अंदर भेजा जाता है। कई घंटे खालिस्तानियों से लोहा लेने और कई फौजियों के शहीद होने के बाद ये गलियारा तो कब्जे में आ जाता है। कुछ टुकड़ियां अकाल तख्त के पास बने गेट से घुसती हैं ताकि जल्द से जल्द भिंडरावाले को मौत के घाट उतारा जाए। भिंडरावाले जो सिख धर्म को बचाने वाले मसीहे के रूप में खुद को दिखाता है, वो जानता था कि अकाल तख्त से हर सिख की भावना जुड़ी है और सरकार कभी उस पे हमला नहीं कर सकती है। इसी कारण वो वहाँ छुपता भी है और अपने साथियों के साथ मिलकर वहाँ से खूब गोलियां भी चलाता है। हमारे फौजी अब अकाल तख्त की तरफ बढ़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो एक भी गोली नहीं चला सकते थे और सामने से MMG से गोलियां आ रही थी। इसी कारण फौजियों को भारी नुकसान होता है और मजबूरन पीछे हटना पड़ता है। 6 जून 1984 लोगों की भीड़ अब अमृतसर से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर तक पहुंच चुकी थी, इसलिए ना चाहते हुए बरार को टैंक्स बुलाने पड़ते हैं। सुबह 7 बजे टैंक्स की मशीन गन की फायर का कवर लेते हुए कई टुकड़ियां अकाल तख्त में छिपे भिंडरावाले की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। जहां अब उम्मीद थी कि ऑपरेशन तुरंत खत्म हो जाएगा, असल में खालिस्तानी ऐसी चाल चलते हैं जो बरार कभी बुरे सपने में भी नहीं सोच सकते थे। जैसे ही हमारे टैंक सराई से होते हुए गलियारे तक पहुंचते हैं, खालिस्तानी एंटी टैंक मिसाइल्स निकाल लेते हैं। वो एक के बाद एक मिसाइल्स दागना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते हमारी टुकड़ियों के साथ एक टैंक भी खालिस्तानियों का शिकार हो जाता है। इधर बरार भी अब सेना को वापस नहीं बुलाते और टैंक्स को अकाल तख्त के आसपास बने पिलर पे गोले चलाने की अनुमति दे देते हैं। इससे सब जगह धुआं धुआं हो जाता है और इसी बात का फायदा उठा कई टुकड़ियां फटाफट अकाल तख्त पहुंच जाती हैं। अंदर से गोलियां तो लगातार चल रही थी, मगर अब उन्हें उनका टारगेट इतना साफ नहीं दिख रहा था। हमारी सेना हिदायत को निभाते हुए अकाल तख्त की तरफ एक भी गोली नहीं चलाती है। वहीं अकाल तख्त के पास बने अंडरग्राउंड बंकर जिसमें भिंडरावाले भागने की कोशिश करता है, उसमें ग्रेनेड दाग देती है। ग्रेनेड भिंडरावाले के ऊपर तो नहीं फटता है, लेकिन उससे निकलने वाले लोहे से वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इसके बावजूद भी अपनी मौत को अपने पास पहुंचता देख वो छुपने की कोशिश करता है। तभी सेना बड़ी सटीकता से उस पर निशाना साधती है। भारत से उसका पंजाब छीनने और कई मासूमों की जान लेने वाला भिंडरावाले मारा जाता है। उसके साथ उसके 2 साथी अमरीक सिंह और शाहबेग सिंह भी मारे जाते हैं। अकाल तख्त में छुपे बाकी खालिस्तानी भी जल्द ही मार गिराए जाते हैं। भिंडरावाले को मारने के बाद सेना एक हफ्ते तक यहाँ बनी खुफिया सुरंगों के जायजा लेती है, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तान में बने हथियार बरामद होते हैं। साथ ही हमारी फौज यहाँ से बच निकल के खालिस्तानियों को भी बारी बारी गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, ऑपरेशन तो पूरा हो गया था, लेकिन इसमें कैजुअलिटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। भारतीय सेना के 83 सैनिक शहीद हो जाते हैं, 248 घायल होते हैं और 492 अन्य लोगों की मौत होती है। दोस्तों, इस घटना से भारत क्या पूरे विश्व में सिख समुदाय की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचती है। एक तरफ भारत से खालिस्तान के साफ होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी, लेकिन इस ऑपरेशन से सिख समुदाय की भावनाओं को जो ठेस पहुंचती है वो 4 महीने बाद यानी कि 31 अक्टूबर को बाहर निकलती है। इंदिरा गांधी के 2 सिख अंगरक्षक उनकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। इसके बाद 1984 का सिख नरसंहार भी देश को देखने को मिलता है, जिसका आज तक हर भारतवासी को दुख होता है। दोस्तों, आप कमेंट्स में बताइए, क्या भिंडरावाले को पंजाब से साफ करने का कोई और तरीका हो सकता था या फिर भारत सरकार ने कोई जल्दबाजी की थी। बाकी इसके अलावा अगर आपने वो ऑपरेशन चेक नहीं किया है जिसमें अजीत डोभाल ने दाऊद इब्राहिम को लगभग मार ही गिराया था, तो उसे जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।